एक बच्चा जो कि जंगल के अंदर रो रहा होता है क्योंकि उसकी माँ उसकी आंखों के सामने ही अपने आप को जान से मार लेती है, लेकिन वो मरने से पहले अपने बच्चे को एक शॉट सौंप कर जाती है जिसका नाम है शेरियो। और इस शॉट के अंदर से डार्क एनर्जीज बाहर निकल रही होती है और पास से जाता हुआ एक शॉट स्मिथ इस बच्चे को देखकर इसे एडॉप्ट कर लेती है और इसका नाम रखता है गाय। और गाय पूरे विलेज में एक लौता बच्चा है जो कि शेरियो को देख सकता है और उसके पावर को भी कंट्रोल कर सकता है। और इससे पहले जिसने भी इस डेमोनिक शॉट को छुआ वो आज इस दुनिया में नहीं है। और फिर हम एक माइन में दो बंदों को देखते हैं जो कि एक लेजेंड डेमन शॉट को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हुए होते हैं, और कुछ और लोग भी जो कि इनका पीछे कर रहे हैं। मैं उस शॉट के काफी करीब हूँ। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर दो एम्पायर्स आपस में लड़ रहे थे और इनमें में से एक की हालत काफी खराब होती है, तो गॉड से प्रे करते हैं, पर गॉड की तरफ से कोई हेल्प ना मिलने के बाद वो सारी होप खो देते हैं और डेमन के सामने प्रे करना शुरू कर देते हैं। और काफी ज्यादा सेक्रीफाइस करने के बाद एक दिन डेमन उनके सामने आ जाता है और वो उनकी हेल्प करता है, लेकिन आखिर में वो इन सबको भी मार देते हैं जो कि उसकी दुआ कर रहे थे, क्योंकि डेमन किसी का भी सागा नहीं होता। और वो इन सबको मारने के लिए जिस शॉट का इस्तेमाल कर रहा था ये वही लेजेंड डेमन शॉट है जिसके अंदर काफी ज्यादा डार्क पावर्स होती है जिसे कंट्रोल करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और आज तक ये बात चलती हुई आ रही है कि उस डेमन लॉर्ड की तलवार अब भी कहीं ना कहीं मौजूद है। और तभी अचानक उनके एक साथी कहता है कि मालिक मुझे कुछ मिला है। और जैसे ही सारे वहाँ जाकर देखते हैं तो यहाँ पर सच में वही डेमोनिक शॉट होती है और जो भी शॉट को छूता है उस डेमन की आत्मा उसकी बॉडी में आ जाती है और ये शॉट काफी ज्यादा चमक रही होती है, जिसको देखकर ये बंदा अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस माइन के चारों तरफ काफी सारे पुलिस आ जाते हैं और साथ ही में वही दोनों बंदे भी। और इन सबको ये पता चल जाता है कि बाहर से उनके ऊपर अटैक्स होना शुरू हो गए हैं। जिसके बाद ये बंदा उस शॉट को उठा लेता है और ये कहता है तो चलो इसे खत्म करते हैं। और यहाँ पर वो दोनों बंदे भी पुलिस फोर्स के साथ अंदर आ जाते हैं और ये बंदा अपना आपा खो देते हैं। और जैसे ये उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाता है तो ये सारे के सारे उसको पकड़ लेते हैं और ये बंदा वहीं पर ही मारा जाता है। और यहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और यहाँ पर हम एक और बंदे को देखते हैं जिसके पास भी एक अजीब सी शॉट होती है, तुम सारे यहाँ से चले जाओ। लेकिन ये सारे इसकी बात नहीं मानते और उल्टा इसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। और इस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है और ये इसी शॉट की हेल्प लेता है जिससे यहाँ पर एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है और फिर हमें दोबारा से उसी डेमोनिक शॉट को दिखाया जाता है और ये बंदा उसके सामने बैठा हुआ होता है। ये शॉट काफी अच्छी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये शॉट मुझसे ही बिलोंग करती है। और ये बोलते ही वो शॉट को बाहर निकल लेता है, जिसके बाद इसकी आंखें गायब हो जाती है और ये अपने बंदों को ही मारना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है और वो अपने होने वाले बच्चे के लिए बुक्स पढ़ रही होती है। और यहाँ पर उसका हस्बैंड आ जाता है। क्या बात है, ये लड़का होगा या फिर लड़की, वो छोड़ो, ये जो कोई भी होगा हम दोनों इसके काफी ख्याल रखेंगे। और ये अपने होने वाले बच्चे के लिए गिफ्ट्स लेकर आए होते हैं। और अगले सीन में हम कुछ बंदों को देखते हैं जो कि एक शॉट को देख रहे होते हैं। ये शॉट काफी फियर्सी है, तो चलो हम तुम्हें अपना खून देंगे। और ये सारे लोग इसके प्रे करने लगते हैं, यानी कि ये शॉट भी काफी शापित है और एक एक करके ये सारे लोग इस शॉट को अपना खून दे रहे होते हैं। और जब लास्ट में एक बंदा इस शॉट को अपना खून दे रहा होता है तो वो अचानक से इस शॉट को छू लेता है और ये बंदा भी पॉजेस हो जाता है। मुझे और खून चाहिए, मुझे खून लेकर दो। और यहाँ पर खड़े सारे बंदों को मारने के बाद भी उसकी पियास नहीं बुझती और तभी अचानक इसकी शॉट से एक डार्क ऑरा निकलना शुरू हो जाता है और ये इस जगह से बाहर आ जाता है। जिसके बाद हम दोबारा से उसी कपल को देखते हैं और ये दोनों बाहर टहल रहे होते हैं और अपने बच्चे का नामकरण करने के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि इस लेडी का हस्बैंड अचानक से मारा जाता है और ये करने वाले वही बंदा है जो कि इनके पीछे खड़ा होता है, जिसे देखकर ये लेडी रोना शुरू कर देते हैं, मुझे और खून चाहिए। जिसके बाद ये एक और लेडी को मार देता है और जैसे ये नॉर्मल होती है तो पीछे से वही लेडी आकर इसको स्टेप कर देती है और वो इसे मारने के लिए इसी शॉट का इस्तेमाल करती है और इस शॉट का नाम होता है शेरियो। और वो भी सेम बात बोल रही होती है, मुझे और खून चाहिए। और फिर हम एक लेडी को देखते हैं जिसके हाथ में बच्चा होता है और ये उसे भी मारने की कोशिश करती है पर रुक जाती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती और वो बार बार हेल्प की गुहार कर रही होती है। और तभी अचानक ये डेमन उसके सामने आ जाता है, मुझे और ज्यादा खून चाहिए। और फिर अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है सायाका और उसकी फ्रेंड उसे बाहर चलने के लिए कह रही होती है कि चलो बाहर चलते हैं, हम काफी टाइम से बाहर नहीं गए। लेकिन सायाका उन्हें मना कर देती है, अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, मुझे थोड़ा काम है। और फिर हम
हम एक बंदे को देखते हैं जिसे उमन उगाटा ने सायाका को लेने के लिए भेजा होता है और सायाका उसके साथ गाँव निकल जाती है। और फिर हम हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट गाय उगाटा को देखते हैं और ये बंदा गाय से थोड़ा बहुत जलता है। सायाका उससे कहती है कि तुम सारा दिन काम करते रहते हो, हमें कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए, हम बचपन से एक साथ पले बड़े हैं, तो चलो कहीं चलते हैं। लेकिन गाय इसकी बातों को नजरअंदाज करके दोबारा से अपने काम में लग जाता है और इस बंदे को ऐसा लगता है कि गाय सायाका को छेड़ रहा है, तो वो उसे जाकर मारना पीटना शुरू कर देती है। मैं ये सारी बातें जाकर मिस्टर उगाटा को बता दूंगा, तो जाकर बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद मिस्टर उगाटा गाय को लेकर उसकी मॉम की ग्रेव के पास आ जाता है और ये बताती है कि तुम्हारी मॉम यहीं पर मरी थी और तुम्हारा जन्म भी यहीं पर हुआ था, तो तुम अपनी मॉम से मिलने के लिए यहाँ पर कभी भी आ सकते हो। लेकिन गाय ने अपनी मॉम मानने से बार बार इनकार कर रहा होता है। जिसके बाद गाय उसी शॉट को काफी गौर से देख रहा होता है जो कि मरते वक्त उसकी मॉम ने उसके पास छोड़ी थी, और जैसे वो उसे पकड़ता है तो वो भी पॉजेस हो जाता है। और ये सारा कुछ मिस्टर ओगाटा का स्टूडेंट तात्सुमी देख लेता है। और अगले सीन में हम एक ऑक्शन को देखते हैं जहाँ पर एक शॉट को लेकर बेटिंग चल रही होती है और यहाँ पर हम दो न्यू कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं और इसका नाम है मार्कस और ये होती है नोइकी। और जब ये दोनों उस शॉट को देखने के लिए जाते हैं तो नोइकी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आखिरकार इस शॉट की बैक स्टोरी क्या है और आखिरकार क्यों सारी की सारी एसोसिएशन इसके पीछे कर रही है। और तभी मार्कस ये बताती है कि इस शॉट के नीचे जो तुम्हें रेड रेड दिख रहा है वो एक डेमन है और ये डेमन काफी स्ट्रॉन्ग है और इसलिए मैं भी यहाँ पर आया हूँ। और इन दोनों को ही इस शॉट के अंदर से एक डेविल की एनर्जी फील हो रही होती है और ये शॉट है आजोट शॉट। जिसके बाद हमें इस शॉट की एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर एक बंदा था जिसने एल्केमी की पावर हासिल करने के लिए एक डेमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और बदले में वो डेमन के सामने अपनी सोल को सेक्रीफाइस करने वाला था और डेमन की हेल्प से वो एक फिलोसोफर स्टोन बना लेता है। लेकिन बाद में वो डेमन के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है और इस डेमन को इसी फिलोसोफर स्टोन के अंदर कैद करके एक शॉट के अंदर छुपा देता है और तभी से ये डेमन इस शॉट के अंदर कैद है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि तात्सुमी मिस्टर ओगाटा को जाकर सारी की सारी बातें बता देता है, लेकिन ओगाटा ये कहते हैं कि हम में से किसी को भी उस शॉट को देखने या फिर छूने की इजाजत नहीं है। और वो ये बताती है कि गाय उन्हें शेरियो के साथ ही मिला था और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए शेरियो को शांत रखने के लिए हमें बार बार गाय की ब्लड की जरूरत पड़ती है। और अगले दिन जब ये सारे रिचुअल कर रहे होते हैं तो सायाका शेरियो को लेकर आगे आती है और गाय अपने हाथ को काटकर इस शॉट के ऊपर अपने ब्लड को गिरा देता है, जिसको देखकर तात्सुमी की जलनी शुरू हो जाती है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, ये अकेला स्पेशल नहीं हो सकता। और ये बोलते ही वो अपनी आंखों पर बंधी हुई पट्टी को हटा देता है, लेकिन तभी अचानक वो अपने सामने एक काफी खतरनाक डेविल को देखते हैं जिसको देखकर उसकी फट जाती है और ये डेविल सायाका को पॉजेस कर लेता है और तात्सुमी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन गाय बीच में आ जाता है और वो उसे बचाने के चक्कर में अपना एक हाथ गवा देता है। और एक हफ्ते बाद भी गाय का ये दर्द असहनीय होता है और वो इस इंजरी से तड़प रहा होता है और ये देखकर सायाका उसे गले से लगा लेती है, लेकिन गाय उसे धक्का देकर बाहर आ जाता है और वो अपनी मॉम की ग्रेप पर बार बार चाकू से हमला करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर गाय काफी गुस्से में होता है, इसी औरत ने मुझे अकेला छोड़ा था, ये मेरी माँ नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ हम मिस्टर ओगाटा को देखते हैं जो कि शॉट को आग के अंदर डाल रहे होते हैं और कहते हैं कि उसने बचपन में तुम्हारा हाथ थामा था और अब तुम्हें उसका हाथ बांधकर उसी की रक्षा करनी है। जिसके बाद हम दोबारा से उसी ऑक्शन का सीन देखते हैं जहाँ पर एग्जॉस्ट शॉट की नीलामी चल रही होती है और लोग इसके ऊपर भर भर के पैसा लगा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर नोइकी 1.5 मिलियन देकर उस शॉट को खरीद लेता है। और जब नोइकी इस शॉट को लेकर जा रहा होता है तभी अचानक उसके सामने एक कार आकर रुक जाती है, जिसके अंदर से मार्कस बाहर निकलता है। तुम्हारे पास अभी भी मौका है कि तुम मुझे इस शॉट को एक अच्छे दाम में बेच दो, लेकिन नोइकी ऐसा करने से मना कर देती है। जिसके बाद वहाँ पर काफी सारे बंदे आ जाते हैं जो कि नोइकी पर अटैक करने शुरू कर देते हैं, लेकिन वो इन सबको हरा कर यहाँ से जाने ही वाला होता है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर वही बंदा आ जाता है जिसके पास जल्दी गन शॉट थी और नोइकी भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरी तरफ जब गाय की आंखें खुलती है वो ये नोटिस करता है कि उसकी बॉडी पर एक अजीब सी हाथ है और ये हाथ शेरियो से बना हुआ है। और फिर हम दोबारा से नोइकी को देखते हैं जिसके ऊपर जल्दी गन शॉट वाला बंदा काफी ज्यादा भारी पड़ने लगता है और नोइकी इस बात को समझ जाता है कि वो अकेले इसका सामना नहीं कर सकता। जिसके बाद वो अपने शॉट का इस्तेमाल करके उसके ऊपर बिजली गिरा देता है और मौके का फायदा उठाकर यहाँ से गायब हो जाता है। और जब वो अपनी कार के अंदर जाता है वो ये नोटिस करता है कि एक जो शॉट उसके कार से गायब है। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और गाय मिस्टर ओगाटा के पास आकर पूछता है कि आखिरकार आपने शेरियो को मेरे ऊपर बर्बाद क्यों किया, उसे मेरा हाथ क्यों बनाया। और वो एक्सप्लेन करती है कि शेरियो हमेशा से तुम्हारे साथ है और तुम्हारे लिए एक गार्डियन की तरह है और अगर तुम्हें ये अच्छा ना लगे तो तुम आगे चलकर शेरियो से भी काफी खतरनाक शॉट को बना सकते हो। जिसके बाद सायाका गाय के पास आती
है और कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, लेकिन चलो अब तुम्हारा दूसरा हाथ आ चुका है। लेकिन मास्टर ने मेरे ऊपर शेरियो को ऐसे बर्बाद क्यों किया? और यहाँ पर तत्सुमी मिस्टर ओगाटा से अब भी शेरियो के बारे में ही बात कर रहा होता है और वो ये बताती है कि शेरियो एक टूल है और उसकी कीमत एक इंसान से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन मास्टर, अब तो जानते हो ना कि शेरियो अब भी जिंदा है। हाँ, मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन गाय और शेरियो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मैं 40 सालों से एक ब्लैक स्मिथ की तरह काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसे कोई भी शॉट नहीं बनाई जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिला हो। और इन दोनों की बातें ऐसे ही चलती रहती हैं। और फिर हम मार्कस को देखते हैं जो कि आराम से सो रहा होता है और उसके पास में ही आजोर शॉट पड़ी हुई होती है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि इस शॉट के अंदर से एक डेविल बाहर निकलता है और वो मार्कस के ऊपर कब्जा करने वाला होता है, लेकिन मार्कस की आंखें खुल जाती है और वो ये नोटिस करता है उसके आसपास कोई भी नहीं है। जिसके बाद वो आजोट को उठा लेता है। इस दुनिया में ऐसे भी पावर्स हैं जो कि इंसानों की सोच से भी परे हैं और मुझे अपना बदला लेने के लिए इस ताकत की जरूरत पड़ने वाली है। और तभी इसकी बहन यहाँ पर इसे खाने के लिए बुलाने आ जाती है। जिसके बाद ये सारे बैठकर आराम से खाना खा रहा होता है, लेकिन अचानक से ही मार्कस गुस्सा करने लगता है। तुम सारे यहाँ से चले जाओ और मैं तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में भिजवा दूंगा। जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि मार्कस की पूरी फैमिली फेक होती है और इन सभी के जाते ही मार्कस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आजोट को एक सर्कल के अंदर रखकर एक रिचुअल परफॉर्म करना शुरू कर देता है। लेकिन वो ये रिचुअल सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता और वो रोने लगता है और आजोट से पावर की भीख मांगता है। और फिर अगले ही सीन में हम नोएकी के साथ एक लड़की को देखते हैं एंड ये दोनों ही मार्कस के बारे में बातें कर रहे होते हैं। एंड ये लड़की बताती है कि कुछ सालों पहले मार्कस ने कार एक्सीडेंट में अपनी पूरी फैमिली खो दिया था और इसी हादसे के बाद से मार्कस के नीचे की बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज्ड है। और फिर अगले सीन में मार्कस से मिलने के लिए एक लड़की आती है। तो तुम सच में शादी कर रही हो? कांग्रेचुलेशंस। क्या तुम इससे खुश हो? अरे क्यों नहीं, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और मेरा दोस्त आपस में शादी कर रहे हैं तो मुझे इसकी काफी खुशी है। और जब ये लड़की यहाँ से चली जाती है तो मार्कस कहती है कि तुम सारे धोखेबाज हो और मैं तुम सभी को एक दिन सबक जरूर सिखाऊंगी। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि आजो शॉट के अंदर से एक डेविल बाहर निकल जाता है। मुझे तुम्हारे अंदर गुस्से और बदले की आग नजर आ रही है, तो चलो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। एंड ये बोलकर वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और यहीं से हमारा सीन चेंज होता है। जिसके बाद हम सायका को देखते हैं जो कि एक फॉरेस्ट के अंदर होता है और यहाँ पर तात्सुमी उसे लेने के लिए आ गया होता है। एंड जब ये दोनों घर की तरफ जा रहे होते हैं तो तात्सुमी कहता है कि आप काफी अच्छी लड़की हो और आगे चलकर आप एक अच्छी वाइफ बनने वाली हो और मैंने भी गांव जाकर उस लड़की से शादी करने से मना कर दिया है। और ये बोलते ही वो सायका को पकड़ लेता है और ये कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अब रुक नहीं सकता। लेकिन सायका उसे धक्का दे देती है, तुम मुझे छोड़ दो वरना मैं आपको डेट को बता दूंगी। मास्टर ने मुझे धोखा दिया है, मैं उनके लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के चक्कर में था, लेकिन वो मुझसे ज्यादा गाय को पसंद करते हैं। और जैसे ये उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तभी गाय यहाँ पर आ जाता है और वो गाय को देखकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाता है और गाय एक ही हाथ से उसे रोक देता है और अब इसके ऊपर भी सभी को मारने का भोग सवर जाता है और इसकी आंखें भी लाल हो जाती है। एंड जैसे ये तात्सुमी के मारने वाला होता है तभी सायका चिल्लाकर इसको रोक देती है। एंड घर आने के बाद भी गाय के हाथ में से बार बार ये आवाज आ रही होती है कि उसे मार दो और वो अपने आप को इधर उधर पटकना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही सायका उसे पीछे से आकर पकड़ती है तो ये आवाजें आनी बंद हो जाती है। और फिर हम मार्कस की एक्स गर्लफ्रेंड और उसके दोस्तों को देखते हैं जिन दोनों की शादी अब संपन्न होने ही वाली होती है। लेकिन तभी अचानक मार्कस यहाँ पर आ जाता है और जैसे ही वो अपने पैरों पर खड़ा होता है तो ये दोनों उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक स्पेयर होता है और वो ये बताती है कि ये स्पेयर काफी खतरनाक है और काफी शार्प भी। और फिर हमारा सीन दोबारा से मार्कस के पास जाता है और वो ये कहता है कि अब मैं चल सकता हूँ और दौड़ भी। और ये बोलते ही वो इन दोनों को मारने के लिए आगे जाता है और अपने अंदर से आजो शॉट को बाहर निकल लेता है। और जैसे ही वो इन दोनों पर अटैक करने वाला होता है तभी यहाँ पर नोएकी आ जाता है और वो उसको रोक लेता है और वो इन सभी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। और तभी हम ये नोटिस करती है कि मार्कस के शॉट के अंदर से एक डार्क ऑरा निकलना शुरू हो जाता है और वो अचानक से यहाँ से गायब होकर अपने एक्स गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाता है। और जैसे इसे मारने वाला होता है तो उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की पुरानी याद आनी शुरू हो जाती है और फिर वो होश में आकर रोना शुरू कर देते हैं। नोएकी उससे कहता है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम हमारे साथ चलो उस जगह पर जहाँ तुम्हारी जरूरत है। और जब ये दोनों कार में जा रहे होते हैं तो नोएकी उसे समझाता है कि ये वेपन टाइम के साथ जिंदा हो जाता है और इंसान की इमोशन इसे जिंदा बनाते हैं और एक बार अगर तुमने किसी को मार दिया तो ये वेपन तुम्हारे ऊपर हावी हो जाता है और तुम्हें बस सबको मारने का ही भूत सवार हो जाता है। और अगली पर हम ये देखते हैं कि तात्सुमी ने
इस लीजेंड स्पेयर को पकड़ा हुआ होता है और उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ होता है। एंड वो जाते ही गाय के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर सायाका यहाँ पर आ जाता है। एंड जैसे तात्सुमी उसको देखता है तो सायाका बेहोश होने लगती है। एंड फिर वो बार बार गाय के ऊपर अटैक्स करने शुरू कर देते हैं और वो भी धीरे धीरे अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी अचानक शेरियो के अंदर सामने वाले को मारने की भूख दोबारा से जिंदा हो जाती है और उसका हाथ एक शॉट के अंदर तब्दील हो जाता है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। एंड ये सारे आवाजें सुनकर जब मास्टर ओगाटा इस तरफ आते हैं तो उन्हें यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। एंड अब ये दोनों एक फॉरेस्ट के अंदर होते हैं, जहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर जानलेवा अटैक्स कर रहे होते हैं। लेकिन गाय तात्सुमी के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और एक ही अटैक में उसे घायल कर देता है। और यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और फिर हम मार्कस को देखते हैं, जो कि एक लड़की के साथ एक स्क्रीन के आगे खड़ा होता है, जिसके अंदर 3 फेसेस होते हैं। और वो ये कहती है कि ये तीनों हमारे बॉस है, तुम इन तीनों के अंदर रहने वाले हो। और वो इन्हें बताती है कि इस बंदे की बॉडी के अंदर आजो सॉर्ड है। और दूसरी तरफ हम नोएकी को देखते हैं, जिसकी बॉडी का भी एक एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है और डॉक्टर्स उसे ये कहती है इसकी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन 2% तक हो चुका है। और यहाँ पर ये तीनों फेसेस मार्कस को इस बात का दिलासा दे रहे होते हैं कि वो मार्कस के ऊपर एक रिसर्च करने वाले हैं और वो आगे चलकर मार्कस को दोबारा से एक नॉर्मल इंसान बना सकते हैं। और वो ये पूछते हैं कि जब तुमने आजो सॉर्ड को अपना हाथों में पकड़ा हुआ था तो तुम्हें कैसा फील हो रहा था? मैं इसके बारे में नहीं जानता, मुझे बस इतना पता है कि जैसे ही मैंने इस शॉट को अपने हाथों में लिया तो मेरे सामने एक अंधेरा छा गया और मुझे ऐसा लगा कि ये शॉट मेरी बॉडी के साथ एक होना चाहता है। जिसके बाद हमें दोबारा से गाय और तात्सुमी को दिखाया जाता है और अब ये दोनों फाइट करते करते शहर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक तात्सुमी अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है एंड तात्सुमी एक बासुमा बन चुका है और वो गाय के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन गाय भी उसकी छाती में अपनी शॉट को घुसा देता है एंड एक ही झटके में उसे हरा देता है। एंड इन दोनों की यह सारा कुछ करता हुआ एक हेलीकॉप्टर देख लेता है और ये बंदा इस फाइट की सारे इन्फॉर्मेशन उस लड़की तक पहुंचा देता है, जिसके बाद ये इन दोनों पर फायर करना शुरू कर देते हैं। एंड तात्सुमी इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाता है और जैसे ये दोबारा गाय पर शूट करने वाला होता है तो गाय एक अटैक करके इसे नीचे गिरा देता है। और ये सारा कुछ खत्म करने के बाद गाय दोबारा से अपने घर आ जाता है, लेकिन वो आते ही बेहोश हो जाता है। और जैसे मास्टर ओगाटा यहाँ पर आते हैं वो ये नोटिस करते हैं कि शेरियो ने गाय को पकड़ रखा होता है और जैसे ही वो इसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो उनका हाथ ही जल जाता है और वो ये समझ जाते हैं कि शेरियो इसके ऊपर कब्जा करना चाहता है। जिसके बाद नोएकी मार्कस को ये बताती है कि यहाँ पर जितने भी कास्ट वेपन हैं, इन सभी के अंदर लाइफ मौजूद है और इन सारे कास्ट वेपन के पास इतनी ताकत है कि ये किसी भी ह्यूमन को कंट्रोल कर सकता है और यहाँ तक कि उनसे कुछ भी करवा सकता है। और ये सारा कुछ सुनकर मार्कस काफी शॉक्ड हो जाता है। एक वेपन तुम्हारे अंदर है और एक मेरे, पर टेंशन मत लो, हम बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। और फिर हमें दोबारा से ताकुमा को दिखाया जाता है, जिसके सामने पूरी की पूरी आर्मी होती है। आखिरकार तुम कौन हो? तुम सारे मेरे रास्ते से हट जाओ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते रोकने की? और ये अपने सामने खड़े सारे के सारे बंदों को मौत की घाट उतर देता है। और जैसे ये अंदर जाता है तो अंदर भी काफी सारे गार्ड्स होते हैं, लेकिन ये उन सभी को भी आराम से मार देते हैं। और ये इन सभी को मारने के लिए अपनी ताकत का बस 0% 1% का ही इस्तेमाल करता है। जिसके बाद वो प्रिजन के अंदर चला जाता है और कहता है तुम सबकी ट्रेड मुझे और ज्यादा शक्तिशाली बनाएंगी, तुम्हारी बदला लेने की भूख मेरे लिए काफी जरूरी है। और यहाँ पर खड़े हुए ये सारे बंदों की हेड ट्रेड एक डार्क ओरा बनकर इसकी शॉट के अंदर जाने लगती है। और फिर कायोका इन दोनों को बताती है कि अब तुम्हारा टाइम आ चुका है सोने का। मार्कस कहता है अबे यार तुम सब ने मुझे कहाँ फंसा दिया, ये कोई जगह है सोने की? और इन दोनों की सोते ही यहाँ पर एक बंदे को उठाया जाता है और उसका नाम है इचिजो, जिससे हम पहले इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। और फिर हम ताकुमी को देखते हैं, जो कि एक बासुमा बन चुका है और उसे जिंदा रहने के लिए किसी न किसी को मारना पड़ेगा। जिसके बाद वो एक डॉग को मार देता है और साथ ही में उसकी मालिक को भी, और इन दोनों की पूरी एनर्जी को अपनी शॉट के अंदर खींच लेता है। और यहाँ पर सायाका भी गाय को ढूंढ रही होती है, पर तभी अचानक उसे अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे ही वो डोर खुलकर देखती है तो अंदर गाय होती है। और यहाँ से निकलने के बाद गाय छोटे बच्चों की तरह बिहेव कर रहा होता है, जिसको देखकर सायाका और उसके डैड काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार इसे क्या हुआ है। और फिर हमें दोबारा से इचिजो को दिखाया जाता है और वो ये कहती है कि फाइनली मैं 16 साल के बाद उठ चुका हूँ और मेरा क्या स्वागत हुआ है, मेरे सामने इतनी सुंदर कन्या है। वैसे मेरा नाम कायोका है और अगर मुझे उठाया गया है तो पक्का कोई ना कोई जरूरी मैटर होगा। एंड यहाँ पर सायाका और उसके डैड गाय को लेकर काफी चिंता में होते हैं। ये वेपन गाय के साथ काफी पहले से है जब वो छोटा था, लेकिन अब वो काफी अजीब बिहेव कर रहा है। जिसके बाद कायोका ये बताती है कि इचिजो एक काफी खतरनाक इंसान है और उसके पावर्स भी इंसान हैं और इसे हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और फिर हमें इचिजो की पावर के बारे में बताया जाता है कि आखिरकार ये पावर इसे कैसे मिली। जब एंशिएंट इंडिया में रूलर्स के ऊपर अटैक किया गया था और उन्हें हराने के लिए जिस वेपन का इस्तेमाल हुआ था उस वेपन का नाम था चक्रम, और इसी वेपन को इचिजो इस्तेमाल करता है। जिसके बाद वो गाय को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और फिर हम सायाका को देखते हैं, जो कि गाय
के लिए उसकी फेवरेट डिश लेकर आती है, क्योंकि गाय अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि गाय एक मूर्ति के सामने बैठा हुआ होता है, यानी कि गॉड के सामने। और जैसे ही वो उसके पास जाती है तो अचानक से गाय रोना शुरू कर देता है, तुम प्लीज मत रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, गॉड तुम्हारे साथ है। और फिर अगले सीन में हम मास्टर ओगाटा को देखते हैं, जो कि एक बंदे के साथ डील कर रहे होते हैं और ये उसे अपने को वेपन दे देते हैं। और ये बंदा कहता है कि मैंने ये सुना है कि तुमने शेरियो को एक बच्चे को दे दिया है जिसके एक हाथ नहीं था, और तुमने शेरियो को एक हाथ बनाकर उसे लगा दिया। ऐसी बात नहीं है, वो वेपन हमेशा से उसका था और मैंने तो बस उसका वेपन उसे सौंप दिया। लेकिन गाया भी बच्चे जैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि एक दिन वो उसे कंट्रोल कर लेगा और शेरियो भी उसकी रक्षा करेगा। शायद तुम ये बात नहीं जानते कि शेरियो का एक और वर्जन है जो उससे भी काफी खतरनाक है, क्योंकि शेरियो इतना शांत नहीं होता। और फिर अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि तलवार को साफ कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक उसे एक अजीब सी शॉट मिलती है, जिसे देखकर वो ये कहती है कि प्लीज तुम मुझे शॉट से मार दो और मुझे मरते वक्त तुम जरा सा भी रहम मत करना। एंड यहाँ पर ये चीज जो अब भी गाय को ढूंढने के लिए जा रहा होता है। ना जाने मुझे कितना टाइम हो गया, मैं लगभग 16 सालों से सो रहा था और ये गाय पता नहीं मुझे कहाँ मिलेगा। और फिर हमें सायाका और गाय को दिखाया जाता है और ये दोनों ही एक फेस्टिवल के अंदर आए होते हैं, जहाँ पर ये बचपन से आ रहे हैं। और यहाँ पर गाय बच्चों की तरह बिहेव करने लगता है, लेकिन सायाका उसे संभाल लेती है। एंड फिर हमें दोबारा से उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि ये शॉट उठा लेती है और ये शॉट उसे पॉजेस कर देती है, तुम यहाँ से बाहर चले जाओ वरना तुम मारे जाओगे। और फिर हम ताकुमा को देखते हैं जो कि पियानो बजा रहा होता है और यहाँ पर एक बंदा आकर इसे कहता है बजा लो पियानो जितना बजाना है, आज तुम्हारी आखिरी दिन है और तुम मरने वाले हो। और ये वही बंदा है जिसने जल्द गोइन के साथ अपनी पहले लड़ाई की थी, यानी कि फ्लेम बार्क, जिसके बाद ये दोनों बासुमा में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। एंड इस बार ये दोनों ही एक दूसरे पर काफी भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन कोई है जो कि दूर से इन दोनों के ऊपर नजर रखा हुआ होता है। आखिरकार इंसान इतनी आगे तक चले गए, लेकिन ह्यूमैनिटी के एंड काफी नजदीक है और बासुमा जाने वाला है। एंड यहाँ पर सायाका गाय को लेकर टेम्पल के अंदर आती है और वो गॉड के सामने प्रे करती है कि गॉड जल्दी से गाय को ठीक कर दे और गाय की रक्षा करे। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर बासुमा यानी कि तात्सुमी आ जाता है और वो ये कहती है कि सायाका तुम बस मेरी हो और ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसके बाद तात्सुमी गाय के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन गाय का हाथ उसे बचा लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो काफी दूर जाकर गिरता है और ये देखकर सायाका काफी हैरान हो जाता है। एंड तात्सुमी उसे पकड़ लेता है कि मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा, चलो मेरे साथ। पर तभी अचानक यहाँ पर इचिजो की एंट्री होती है और वो आते ही अपने चक्रम का इस्तेमाल करता है। एंड तात्सुमी का एक हाथ उड़ा देता है। आखिर कौन है जिसने मुझे इंटरप्ट किया? सुनो मिस, पीछे हट जाओ, क्योंकि ये पूरी तरह से बासुमा बन चुका है और इसे अब मैं देखूंगा। और फिर हमें दोबारा से उस लेडी को दिखाया जाता है जिसने शॉर्ट के सारे रिचुअल को कर दिया होता है। और तभी यहाँ पर एक अननोन बंदा आता है, मेरी शॉर्ट कहाँ पर है और क्या तुमने वो सारे काम कर दिए? एंड जिस लड़के ने ये रिचुअल किए होते हैं उसकी हालत काफी खराब होती है। एंड ये बंदा अपनी शॉर्ट लेकर यहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पर तात्सुमी और इचिजो लड़ाई कर रहे होते हैं, तुम मेरे बीच में दखल क्यों दे रहे हो, क्योंकि तुम एक बासुमा बन चुके हो और तुम्हारी मौत निश्चित है। जिसके बाद इचिजो अपने पावर के इस्तेमाल करके अपने चक्रम को बाहर निकल लेता है एंड उसके माथे पर बना हुआ निशान ग्लो करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो अपने चक्रम से तात्सुमी के ऊपर अटैक करता है एंड ये चक्रम उसके बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और धीरे धीरे करके तात्सुमी की बॉडी जलनी शुरू हो जाती है। ये तो मेरे साथ क्या कर रहे हो? मैं इतनी जल्दी मारना नहीं चाहता, लेकिन आप काफी लेट हो चुके हैं और तुम्हें मारने के लिए मुझे यह मिशन मिला था। जाओ बच्चों, अब तुम आराम से खेलो। और जैसे वो यहाँ से जाने लगता है तभी उसे गाय के अंदर से एक डार्क ऑरा महसूस होता है और वो समझ जाता है कि जिस बंदे को मारने के लिए उसे मिशन पर असाइन किया गया है वो इसके सामने है। अच्छा, तो तुम हो जिसे मारने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा गया था। जिसके बाद वो गाय के ऊपर अटैक कर देता है। तुम काफी कमजोर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो पावर्स है वो काफी खतरनाक है। जिसके बाद यहाँ पर वही बुढ़ा आदमी आ जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो इचिजो, तुम इसे नीचे छोड़ दो। आखिरकार तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? वो मैंने तुम्हारे साथ यानी कि तुम्हारी एसोसिएशन के साथ काम किया हुआ है। मुझे यहाँ पर गाय को लेने के लिए भेजा गया है और मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। एंड तभी पीछे से एक आवाज आती है, एक बुसुमा को दूसरे बुसुमा नहीं मर सकता, ये काम बस एक इंसान ही कर सकता है। और ये सारे उसे देखकर काफी शॉक्ड हो रहे होते हैं कि आखिरकार ये कौन है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बुसुमा बच्चे को छूने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और साथ में इसे भी। शायद तुम्हें मेरे पावर्स का अंदाजा नहीं है। और सायाका इस फाइट को रोकने के लिए बुड्ढे अंकल को बोल रही होती है, प्लीज इस फाइट को रुका दो। अरे यार चलने दो, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है, काफी मजा आएगा। और देखते ही देखते इन दोनों के बीच एक काफी खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। और यहाँ पर ये बंदा इचिजो के ऊपर अपनी पूरी ताकत से अटैक कर रहा होता है, लेकिन इचिजो
इचिजो अपनी पावर्स के इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जब ये सामने वाला बंदा अपनी पावर्स को फ्लेक्स कर रहा होता है तभी इचिजो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। अब तुम्हारी बारी है मरने की। लेकिन तभी ये बंदा गाय की तरफ जाना शुरू कर देता है, क्योंकि गाय के अंदर का जो डार्क ऑरा होता है वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। चल बे मुन्ने साइड हो। हाँ भाई छोटू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की? लेकिन तभी हम देखते हैं कि गाय का बासुमा अचानक से यहाँ पर आ जाता है और वो एक ही झटके में इस बंदे का काम तमाम कर देता है। लेकिन गाय इस बात से अनजान होता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, और ये बासुमा गाय के शेडो में रहकर उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और जैसे गाय की नजर अपने बासुमा पर जाती है तो वो उसे देखकर अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है और अपनी आपा खोने लगता है, जिसके बाद उसका एक हाथ एक शॉट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो इस बासुमा को बीच में से चीर देता है। ये अभी मरा नहीं है, ये तुम्हारी शेडो के अंदर छुप रहा है। लेकिन जैसे ही गाय उसे आधा काट देता है तो ये बासुमा दोबारा से अपने आप को रीजेनरेट कर लेता है और यहाँ से भाग जाता है। ये मामला तो हाथ से बाहर जा रहा है एंड मुझे जल्दी से ही कुछ करना होगा। एंड ये बोलते ही इचिजो गाय के ऊपर अटैक कर देता है एंड गाय इसके अटैक को झेल नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। और जब गाय को होश आता है तो उसकी थोड़ी बहुत मेमोरी वापस आ जाती है। फाइनली तुम जाग गए और अब तुम्हारी मौत आने वाली है। और जैसे इचिजो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक ये ठारके बुड्ढे यहाँ पर आ जाता है और इचिजो के कान को लीक करना शुरू कर देते हैं। हाँ मजा आ गया। और मौके का फायदा उठाकर सायाका और गाय यहाँ से निकल जाते हैं। तुम मुझे काफी हैंडसम लगे। अबे ओए बुड्ढे, अपनी और मेरी उम्र का लिहाज तो कर। जमीन आसमान का अंतर है हम में। डाली हुई जवानी की इमरान हाशमी। और फिर हमें गाय और सायाका को दिखाया जाता है जो कि एक केप के अंदर जाते हैं और सायाका बताती है जब हम छोटे थे तो खेलने के लिए यहाँ पर आया करते थे। और धीरे धीरे गाय को भी सारी बातें याद आनी शुरू हो जाती है। हाँ मुझे सब कुछ याद आ रहा है, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो। मैं हमेशा से ही डार्कनेस से भागता हुआ आया हूँ और वो मेरी बॉडी के पीछे है। ऐसा लगता है कि वो मेरी बॉडी को सॉलो करना चाहता है और इसीलिए मैं इस पावर को कंट्रोल करना चाहता हूँ जिससे मैं पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। और जब मैं एक न्यू वर्ल्ड बनाऊंगा तो वो बिल्कुल अलग होगा। और ये बोलते ही उसके चेहरे पर एक क्रीपी सी स्मेल आ जाती है। ये तुम क्या बोल रहे हो? इस दुनिया के अंदर ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो बहुत सुंदर हैं, लेकिन मैं उन सभी चीजों के लिए नहीं बना हूँ। और फिर अगले सीन में हम मास्टर ओगाटा को देखते हैं जिसके सामने वही बूढ़ा बंदा और इचिजो बैठे हुए होते हैं। और ये बूढ़ा बंदा मास्टर ओगाटा से ये पूछता है आखिर ये शेरियो क्या है, और वो ये बताती है कि आज से काफी लंबे टाइम पहले एक श्राइन हुआ करती थी जहाँ पर लोग एक ड्रैगन की हॉर्न की प्रे किया करते थे। लेकिन वहीं पर काम करने वाला एक लड़का और एक लड़की उस हॉर्न को चुरा लिया और जैसे वो दोनों इसे खोलकर देखते हैं तो उनके सामने एक ड्रैगन आ जाता है जो कि इस लड़की के पेट में चला जाता है और अंदर जाने के बाद इस लड़की को प्रेग्नेंट कर देती है। जिसके बाद ये लड़की एक बच्चे को जन्म देती है जिसकी बॉडी पर काफी सारे स्केल्स होते हैं और ड्रैगन के हॉर्न्स भी। और ये इस बच्चे को पानी में बहा देते हैं। लेकिन ये बच्चा एक स्वॉर्ड स्मिथ को मिलता है जो इसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं और ये उनके एक होनर स्टूडेंट बन जाता है। लेकिन अपने मास्टर के मरने के बाद ये उनके काम को संभालता है और इसकी स्किल्स काफी कमाल की होती है जिस वजह से चारों तरफ इसका नाम होता है और इसके बारे में शोगुन को भी पता चल जाता है और वो इसे एक ऐसी शॉट बनाने के लिए कहता है जिसका कोई भी तोड़ नहीं हो। जिसके बाद ये बंदा अपनी जी जान लगाकर अपनी लाइफ की एक खतरनाक शॉट बना लेता है और ये बंदा अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने चेहरे पर एक मास्क पहनता है ताकि कोई भी इसे पहचान ना सके। और जब ये शॉट को सबमिट करने के लिए शोगुन के पास जाता है तो शोगुन सभी के सामने इसका मास्क उतर देते हैं और सारे लोग इसे देखकर काफी चौंक जाते हैं और इसे एक मॉन्स्टर समझते हैं। जिसके बाद इसकी पूरी फैमिली को इसके सामने मार दिया जाता है और ये सारे लोग इसे भी मारने की कोशिश करते हैं पर इसकी स्किन काफी ज्यादा हार्ड होती है और कोई भी शॉट इसकी स्किन के ऊपर काम नहीं करता। जिसके बाद ये सारे लोग इस बंदे को एक समुद्र के अंदर फेंक देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये बंदा नहीं मरता। जिसके बाद ये अपना बदला लेने के लिए 2 शॉट बनाते हैं और इन दोनों शॉट्स को ही हम शेरियो के नाम से जानते हैं। यानी कि इस कहानी के अंदर एक नहीं बल्कि 2 शेरियो हैं और जहाँ दुनिया की कोई भी शॉट इस बंदे के ऊपर काम नहीं करती, वहीं ये बंदा शेरियो के सिर्फ एक ही अटैक से आराम से मर जाता है और ये काम ये खुद ही करता है और दूसरी शेरियो से वो सामने वाले शोगुन का गला काट देता है। जिसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है और ये पूरी कहानी सुनने के बाद इचिजो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जब उन लोगों ने उसकी फैमिली को मारा वो मोमेंट काफी इमोशनल था। ये लो इचिजो, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा सॉफ्ट निकले। और फिर ओगाटा इचिजो को देख कर कहते हैं तुम्हारे अंदर से भी गाय की जैसी फीलिंग्स आ रही है। आखिरकार तुम कौन हो? तुम्हें मेरे बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है और मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मैं गाय का वेट कर रहा हूँ। और जैसे गाय और सायाका यहाँ पर आते हैं तो इचिजो उन दोनों का ही वेट कर रहा होता है और वो गाय के पास जाकर ये कहता है मैं ये बात जानता हूँ कि तुम किसी और वर्ल्ड में जाना चाहते हो और मैं तुम्हें तुम्हारी सही पहचान बताऊंगी। और ये देखकर मास्टर ओगाटा कहते हैं अब तुम बड़े हो चुके हो और ये तुम्हारा डिसीजन है कि तुम इसके साथ जाना चाहते हो या फिर नहीं। वैसे ये आदमी भी तुम्हारी तरह ही है और ये तुम्हारी तरह ही एक रास्ते पर चल रहा है तो तुम इसके साथ भी जा सकते हो। और ये सारी बातें सुनने के बाद सायाका काफी शॉक्ड हो जाती है और वो इसे जाने से रोकती है। सुनो बच्ची, गाय को जाने दो, ये आदमी बुरा इंसान नहीं है और गाय एक शॉट की तरह है जो अभी पूरी तरह से नहीं बना और मैं इसे पूरी तरह से बना हुआ देखना
देखना चाहता हूँ। और फिर अगले सीन में गाय इस चीजों के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है और जब वो इसकी कार में बैठकर जा रही होती है तो सायाका उसे रोकने के लिए पीछे से आ जाती है और उसे बार बार आवाजें लगा रही होती है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है क्योंकि गाय उसके साथ बैठकर जा चुका है। जिसके बाद इचिजो एक औरत से मिलने के लिए जाता है और ये औरत काफी बुढ़िया होती है और गाय ये पूछता है आखिरकार ये औरत कौन है, लेकिन इचिजो इसे चुप करवा देता है। क्या तुमने शादी कर ली? नहीं, मैंने शादी नहीं की। और यहाँ पर गाय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ पर इचिजो उसे बताती है इस लड़की ने मेरा 16 साल से भी ज्यादा इंतजार किया है और ये मेरी बांदी है। क्या इतनी बुढ़ी औरत? और वो ये बताती है जब उसकी बॉडी के अंदर चक्रम की पावर आई थी तो उसे कोल्ड स्लीप करना पड़ा था और उसने लगभग 16 सालों तक नींद ली है। एंड ये सारी बातें जानने के बाद इचिजो उसे यहाँ से भगा देता है एंड दोबारा से उसी लेडी से मिलने के लिए जाता है। और अब ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और बिल्कुल अकेले होते हैं। एंड जब गाय बाहर घूम रहा होता है तो उसे कंपटीशन के बारे में पता चलता है और वो इसे देखने के लिए अंदर चला जाता है। और अंदर जाने के बाद वो ये नोटिस करता है कि यहाँ पर आखिरी फाइट चल रही होती है और यहाँ पर ये सारे आर्केड गेम खेल रहे होते हैं और सारे लोग उन्हें पीछे से चीयर करते हैं। एंड ये लड़की जिसका नाम मिडोरिका होता है वो इस चोमो को आराम से हरा देता है। जिसके बाद हम दोबारा से इचिजो को देखते हैं जो कि अपने गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है और ये दोनों ही साथ में अपना प्रीशियस टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। जिसके बाद ये दोनों बाहर जाने का प्लान बनाते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड रेडी होने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर हॉस्पिटल से कॉल आता है जिससे इचिजो को ये पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की तबीयत काफी खराब है और वो किसी भी टाइम मर सकता है। और ये जानने के बाद वो काफी सैड हो जाता है। एंड फिर अगले सीन में हमें दोबारा से मिडोरिका को दिखाया जाता है जो एक वॉशरूम के अंदर होती है और यहाँ पर दोबारा से वह चुमू आ जाती है। मैं काफी खुश हूँ क्योंकि आपकी वजह से मैं अपने सारे काम सही से कर पाता हूँ। और ये बंदा उसे प्रपोज करने के बारे में सोच रहा होता है लेकिन मिडोरिका उसे काफी अच्छी तरीके से झाड़ देती है। अबे सुन बे चोमू, शक्ल देखी है अपनी, एक नंबर का फुड्डू लगता है तू, चल निकल। एंड ये बंदा नीचे गिरकर रोना शुरू कर देती है। एंड फिर अगले सीन में हम दोबारा से फ्लेम बार को देखते हैं और ये बंदा ताकुमा से 2 बार फाइट करने के बाद भी जिंदा बच गया होता है एंड इसकी हालत काफी खराब होती है। एंड जब मिडोरिका अपने सारे काम खत्म करने के बाद बाहर जा रही होती है तभी अचानक ये चोमू इसके सामने आ जाता है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी बंदी बन सकती हो और मैं तुम्हें सारा कपूर बिठा कर रखूंगा, प्लीज मुझसे शादी कर लो। एंड ये सुनने के बाद मिडोरिका उसे अपने पैरों से मारना शुरू कर देती है। चल बे चोमू। लेकिन तभी अचानक ये बंदा उसे मारना शुरू कर देता है एंड इस बार वो उसे काफी गंदे तरीके से मारता है और उसके चेहरे का नक्शा ही बिगड़ देता है। एंड तभी उसके पास एक शॉट आ जाती है और वो मिडोरिका से कहती है प्लीज मुझे उठा लो। एंड जैसे वो इस शॉट को पकड़ती है तो वो पॉजेस हो जाती है और वो इस चोमू को जान से मार देती है। लेकिन इसे मारने के बाद उसे काफी अच्छा फील होता है, मुझे ब्लड काफी पसंद है। एंड यहाँ पर इचिजो अपने गर्लफ्रेंड के साथ एक बीच पर आया हुआ होता है और वो इसके साथ यहाँ पर काफी ज्यादा मस्ती करता है और वो उसके पुराने फेस को भी याद करता है। एंड फिर हम मिडोरिका को देखते हैं जो कि पूरी शहर में डिस्ट्रक्शन कर रही होती है। मेरे पास अब ये स्वॉर्ड है तो मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकती हूँ। और वो अचानक से गाय के ऊपर भी अटैक कर देती है लेकिन तभी गाय की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसके अंदर का शेरियो बाहर निकल जाता है। और जैसे ये सारी बातें कायोका को पता चलती है वो इचिजो को फोन करने की कोशिश करती है लेकिन इचिजो तो यहाँ पर आराम से गोल खिला रहा होता है, उसे बाकी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। जिसके बाद गाय और मिडोरिका के बीच फाइट होनी शुरू हो जाती है एंड यहाँ पर वो लड़की इसके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती है। एंड ये सारा कुछ इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि गाय ने अभी तक शेरियो की पावर को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया होता और उसके हालात काफी खराब होनी शुरू हो जाती है और वो बार बार नीचे गिरकर दोबारा से खड़ा होता है और वो लड़ने से ज्यादा डिफेंस कर रहा होता है। आखिरकार तुम कौन हो? एंड यहाँ से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर इचिजो और उसकी गर्लफ्रेंड घर आ जाते हैं और वो ये कहती है मैं हमेशा से तुम्हें प्रपोज करना चाहती थी तो चलो ये काम मैं कर देता हूँ। और जैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है तो उसकी गर्लफ्रेंड को हार्ट अटैक आ जाता है और वो यहीं पर गिर कर मारा जाता है। और कायोका भी इस फाइट को देखकर काफी हैरान हो रही होती है, आखिरकार इचिजो कहाँ पर है। एंड गाय की हालत पीटते पीटते काफी गंदी हो जाती है एंड मिडोरिका उसे मारने ही वाली होती है लेकिन तभी अचानक यहाँ पर लाइटिंग चक्रम आ जाता है जिसको देखकर मिडोरिका की फट जाती है। तो लो भाई मैं सही टाइम पर आ चुका हूँ, तुम मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लगते हो। एंड ये बोलने के बाद मिडोरिका यहाँ से कल्टी मार लेती है एंड फिर इचिजो गाय को संभाल लेता है। एंड अगले सीन में हम एक मोटी ताजी औरत को देखते हैं जो कि ओशन के बीचों बीच होती है और ये काफी रिच होती है इसीलिए ये सारे लोगों पर चिल्ला रही होती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ये घाटिया जूस पिलाने की, मैं काफी अमीर हूँ, तुम मुझे जूस पिलाओ, पता है कैसा, जूस पिला दो मौसम्बी का। और ये औरत काफी चालाक और शातिर होती है, एक काम करो मेरी पूरी बॉडी पर मसाज कर दो। एंड ये सुनने के बाद इस सर्वेंट के हाथ कांपने लगते हैं। क्या हुआ, कभी इतनी सुंदर लड़की की बॉडी मसाज नहीं की क्या? जिसको सुनते ही इस बंदे के पसीना छूटना शुरू हो जाते हैं। एक नंबर की बहस है और ये अपने आप को मियां खलीफा समझ रही है। एंड तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जिसका नाम होता है रिक और वो ये कहता है देखो मुझे काफी सारा खजाना मिला है एंड इस खजाने के अंदर है शैंपेन और हम इसे पी भी सकते हैं। और ये शुकू उसको पकड़ लेती है, अबे ओए गोल्ड कॉइन कहाँ पर है? एंड ये बोलने के बाद वो सारी की सारी शैंपेन पी जाती है। एंड इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम एरी को देखते हैं
हैं एंड ये बंदा काफी अच्छे बाल काटता है और इसके सामने इसके कस्टमर बैठी हुई होती है और ये अपनी आंखें बंद करके ये पता लगा लेता है कि आखिरकार इसके ऊपर कौन सा हेयर कट सूट करने वाला है। लेकिन ये बंदा खड़े खड़े इस लड़की की सारी पुल खोल देता है कि तुम सिगरेट पीती हो और लेट नाइट पार्टी में जाती हो। और ये सारी बातें सुनने के बाद ये लड़की काफी शर्मिंदा होने लगती है, जिसके बाद ये उसे काफी अच्छा हेयर कट दे देता है। एंड फिर हम दोबारा से यासुका और बाकी बंदों को देखते हैं और ये सारे आराम से बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं। और एक बंदा कहता है कि मैं अपनी बाकी की लाइफ ट्रैवल करना चाहता हूँ, लेकिन मैं काफी अमीर होना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। एंड कैप्टन ये कहते हैं मैं तो एक लीजेंड शॉट को ढूंढने के लिए जाने वाला हूँ। जिसके बाद वो एक बैक स्टोरी सुनाता है कि एंशिएंट टाइम में लोग अपने वाइफेंस को लेकर काफी दूर दूर से आते थे एंड अखाड़े में यह दिखाते हैं कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग है एंड जो भी इस टूर्नामेंट को जीतता था उसे राजे के साथ रहने का मौका मिलता था। और इसी गांव में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी अच्छे वाइफेंस बनाता है और उसके पास एक बंदा आता है जिसने उसकी तलवार यूज करके उस टूर्नामेंट को जीता था और वो उसे थैंक्स बोलता है एंड साथ ही में उसे जान से मार देता है। जिसके बाद उसके बेटे को अपना डैड का बनाया हुआ एक हैमर मिलता है जिसके अंदर कार्ड्स स्प्रिट होती है। तुम मुझे यूज करो और अपने डैड का मौत का बदला लो। एंड फिर अगले ही पल ये टूर्नामेंट को ज्वाइन करता है एंड सारे बंदों को मारना शुरू करता है, लेकिन इसका वेपन काफी खतरनाक था तो राजा इसे पॉइजन देकर इसकी जान ले लेता है। एंड फिर हमारी स्टोरी दोबारा से प्रेजेंट में आती है एंड कैप्टन कहता है वो वेपन काफी कमाल का है और मैं उस वेपन को एक बार देखना चाहता हूँ। एंड फिर अगले सीन में हम दोबारा से एरी को देखते हैं जिससे एक लड़की पूछती है कि आखिरकार तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है। अरे यार तुम कैसे बातें कर रही हो, मुझे तो सुंदर लड़कियां पसंद है एंड जिस दिन मुझे वो लड़की मिलेगी मैं उसे जान से मार दूंगा। अरे नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूँ। एंड फिर ये बंदा काम में जाते हुए कहता है मैंने उस लड़की से झूठ नहीं बल्कि सच कहा था। एंड फिर हमें एरी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर इसकी बहन इसकी गोद में होती है एंड वो बस मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी अचानक एरी ये नोटिस करता है कि उसके सामने एक काफी सुंदर लड़की खड़ी हुई होती है जिसके बाल काफी लंबे हैं और तभी अचानक इसकी बहन मर जाती है एंड इसकी आंखें नम हो जाती है। मैं इसका बदला जरूर लूंगा। एंड फिर हम निक को देखते हैं जिसने यासुका के लिए काफी सारा खजाना ढूंढ लिया होता है और ये देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाती है, ये तो सच में गोल्ड कॉइन है। और एक बंदा कहता है हम फाइनली अमीर हो गए और अब हम इस सारे खजानों को आपस में बांट लेंगे और आराम से अपनी जिंदगी बिताएंगे। एंड कैप्टन उन सभी को बधाई देते हैं। जिसके बाद यासुका निक को लेने के लिए जाती है और वो ये नोटिस करती है कि निक नीचे गिरा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि इसने काफी ज्यादा पी ली है, लेकिन असल में निक मर चुका है। एंड दूसरी तरफ एरी के सामने एक काफी सुंदर लड़की आती है जिसको देखकर वो ये सोचती है कि शायद इसने ही मेरी बहन को मारा है। जिसके बाद वो एरी को एक कहानी सुनाती है। एक गाँव के अंदर एक फेरी देखी गई जिसको दो लोगों ने देखा और वो दोनों ही इसके पीछे लाट्टू हो गए एंड ये दोनों ही उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन ये फेरी किसी एक से ही शादी कर सकती थी और ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। एंड इन दोनों में से एक बंदा मर जाता है और जो बंदा मर जाता है उसकी आखिरी ख्वाहिश ये होती है कि वो एक बार इस फेरी को अपने गले से लगाना चाहता है। एंड जैसे ही वो उसे हक करती है तो ये बंदा फेरी को मार देता है। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी के भी नहीं होने दूंगा। और जिस हड्डी से इस बंदे ने इस फेरी को मारा होता है वो आगे चलकर एक काफी खतरनाक डेमन स्वॉर्ड बन जाती है। लेकिन ये सारी कहानी एरे के सर के ऊपर से जा रही होती है। एंड फिर हम यासुका को देखते हैं जो कि ये पूछती है कि आखिरकार निक को किसने मारा और तभी अचानक उन्हें पीछे से एक चिल्लाने की आवाज आती है एंड ये बंदा हेल्प मांग रहा होता है एंड ये बंदा हेल्प मांगते मांगते ही मारा जाता है और कैप्टन भी अचानक से गायब हो जाता है। एंड यासुका ये सारा कुछ देखकर काफी शॉक्ड हो रही होती है, लेकिन तभी अचानक कैप्टन पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है एंड उसे जान से ही मारने वाली होती है, लेकिन तभी वेटर पीछे से उसको एक स्टेप कर देती है एंड यासुका को बचा लेता है। एंड ये बहादुरी देखकर यासुका उसके ऊपर फ्लैट हो जाती है। तुम मेरे रियल हीरो हो, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। लेकिन ये बंदा उसे मारना शुरू कर देता है। शादी और तुझसे चल बे मोटी। एंड ये उसे मारकर पानी में फेंक देता है और जब यासुका पानी में जा रही होती है तभी अचानक यहाँ पर एक चीज चमकती है एंड ये वही चीज है, यानी कि उस बंदे का हैमर और इसके अंदर से भी वही आवाज आती है तुम काफी कमजोर हो, मेरा इस्तेमाल करो। और दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि एरी की शॉप की बाहर आ जाती है और एरी उसे मारने के लिए उसके सामने बंदूक टांग देता है। आखिरकार तुमने मेरी बहन को क्यों मारा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे हाँ, मेरे पास कोई रीजन था तुम्हारी बहन को मारने का, इसीलिए मैंने वो काम किया। एंड ये सुनने के बाद एरी उसकी छाती में बंदूक को डांग देता है, लेकिन अचानक ये लड़की अपने आप को रिकवर कर लेती है, जिसको देखकर एरी ये कहता है आखिरकार तुम कौन हो, क्या तुम एक मॉन्स्टर हो। जिसके बाद ये लड़की उस वेपन को जिसके बारे में वो कहानी में सुना रही थी वो इसे इसकी बॉडी में डाल देता है और ये कहती है कि कुछ दिनों के बाद तुम एक भूसमा बन जाओगे और अचानक से गायब हो जाओगे। एंड फिर हमें यासुका को दिखाया जाता है जिसने उस वेटर को भी जान से मार दिया है और अब इसके पास वो कार्ड्स एमआर आ चुका है एंड ये पूरी तरह से पोजेस हो चुकी है। और अब कायोका ये बताती है कि रोमे में समुद्र के पास एक गाँव था जहाँ पर एक नौजवान रहा करता था जिसका बाप एक आम इंसान और माँ एक फेरी थी और ये नौजवान बाकी सभी से काफी समझदार और शक्तिशाली था। एंड 18 साल होने के बाद इसकी माँ इसे एक वेपन देती है जो कि पोरियो की देश के एक प्राचीन हाथी
हथियार था और इसका सही इस्तेमाल करने पर यह हथियार इस्तेमाल करने वाले को काफी महान शक्तियां दे सकता है और यहाँ तक कि पूरी वर्ल्ड में तबाही भी मचा सकती है। लेकिन ये नौजवान अपने गाँव को बचाने के लिए एक जंग के अंदर काफी सारे बांदों को मौत की घाट उतर देते हैं। लेकिन वापस आने पर वो देखता है कि उसकी बांदी ने किसी और के साथ शादी कर ली है एंड ये देखकर वो आग बुबुला हो जाता है एंड इन दोनों को ही जान से मार देता है। और ऐसा करने के बाद ये बंदा पागल हो जाता है और इस वेपन का कलर भी चेंज हो जाता है एंड फिर ये एक एक करके सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है एंड यहाँ तक कि ये बंदा अपने माँ बाप को भी जान से मार देता है। लेकिन आखिर में ये इंसान भी मारा जाता है एंड यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और फिर हम इचिजो और गाय को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और इचिजो उससे बताती है तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम अभी कर लो, वरना एक बार तुम कोल्ड स्लीप के अंदर चले गए तो वहाँ से वापस आना इतना भी आसान नहीं है। और यहाँ पर नोएकी और मार्कस उसी वेपन को ढूंढ रहे होते हैं एंड नोएकी की गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि ये वाला वेपन बेसमेंट के अंदर रखा गया है और ये दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ये दोनों बेसमेंट के अंदर जाते हैं वो ये नोटिस करती है कि उनके सामने काफी सारे कैमरा लगे होते हैं। मार्कस कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, जिसके बाद वो खुद को और नोएकी को दोनों को ही गायब कर देता है, यानी कि दोनों मिस्टर इंडिया बन जाते हैं। एंड फिर ये दोनों एसी के डक से होते हुए उस रूम के अंदर पहुंच जाते हैं एंड फिर नोएकी अपनी गर्लफ्रेंड को फोन लगाता है, हमने एक लॉकर खोल दिया है लेकिन यहाँ पर एक और लॉकर है और हमें इसका पासवर्ड चाहिए, लेकिन उसके पास इसका पासवर्ड नहीं होता। और फिर हम मार्कस को देखते हैं जो कि अपनी आंखों से इसे स्कैन करना शुरू कर देता है, लेकिन मार्कस के फेल होते ही यहाँ पर एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है और एक अजीब सी गैस बाहर निकलना शुरू हो जाती है। जिसके बाद मार्कस अपने शॉट निकलकर इस तिजोरी को तोड़ने की कोशिश करता है, पर ये तिजोरी काफी मजबूत होती है और यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड अब भी पासवर्ड को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे पासवर्ड नहीं मिलता। एंड यहाँ पर अचानक से एक बंदा आ जाता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? एंड ये बहाना बनाकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर ये बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है, मैं तुम्हारे प्लान जानता हूँ, तुम यहाँ पर पासवर्ड ढूंढने के लिए आए हो ना। एंड इस बंदे की शक्ल बिगड़ना शुरू हो जाती है और तभी एरिका नोएकी को ये बताती है कि इस बंदे को हमारा प्लान पता लग गया था और वो वेपन बेसमेंट के अंदर नहीं है, वो इसके पास है। एंड जैसे ये बंदा एरिका को मारने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक नोएकी यहाँ पर आ जाता है और उसको बचा लेता है। जिसके बाद नोएकी और मार्कस इस बंदे के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये बंदा मार्कस को फिर से फेंक देता है और नोएकी को घायल कर देता है। जिसके बाद मार्कस पीछे से आकर इस बंदे को मौत की नींद सुला देता है, लेकिन तभी अचानक हम ये नोटिस करते हैं कि ये वेपन नोएकी के चेस्ट के अंदर जा चुका है। और जब ये सारे बाहर आ जाते हैं तो एरिका उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? अरे हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड एरिका उसे लैब के अंदर जाने की बात करती है ताकि वो उसकी जांच कर सके, पर नोएकी उसे मना कर देती है। और अब ये दोनों बाहर आए हुए होते हैं तो ये अपने टाइम को एक साथ स्पेंड करते हैं एंड काफी सारे मस्ती करते हैं। और शाम में जब ये दोनों एक पार्क के अंदर बैठे हुए होते हैं, लेकिन तभी अचानक नोएकी अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। एरिका पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तुम यहाँ से चले जाओ। और ये बोलते ही उसकी बॉडी अजीब से रिएक्ट करती है और वो इस वेपन के कंट्रोल में आ जाता है एंड एरिका को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मार्कस आकर उसको बचा लेता है। और तभी अचानक यहाँ पर इचिजो की एंट्री होती है, लेकिन नोएकी एक बासुमा बन चुका है एंड ये देखकर इचिजो उससे फाइट करना शुरू कर देता है और गाय भी यहाँ पर आ जाता है। ये अभी तक पूरी तरह से बासुमा नहीं बना है एंड ये सुनते ही नोएकी अपनी पावर्स को चार्ज कर लेता है और इचिजो के ऊपर एक जोरदार ब्लास्ट करता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है एंड नोएकी उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी गाय आकर उसको बचा लेता है। और अब गाय और नोएकी आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद नोएकी गाय के ऊपर एक जोरदार अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन इचिजो गाय को हटाकर ये अटैक अपने ऊपर ले लेता है। और अब एरिका उसे समझाने की काफी कोशिशें कर रही होती है, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं एरिका हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। और अब इसी मौके का फायदा उठाकर गाय उसके छाती में अपने शॉट को घुसा देता है, जिसके बाद नोएकी दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद ये सारे उसे लेकर अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर नोएकी और मार्कस को दोबारा से कोल्ड स्लीप के अंदर भेज दिया जाता है। एंड फिर अगले सीन में हम शिन माटोला को देखते हैं, जो कि अपने साइड में खड़े हुए एक बूढ़े अंकल से ये कहता है, कल शेरियो ने मुझसे बात की और उसे काफी भूख लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि शेरियो अपने दूसरे साथी से मिलना चाहता है। और यहाँ पर शिन वही बंदा है जिसके पास दूसरी शेरियो है। एंड फिर यहाँ पर एक चूमा आ जाता है, जो कि शिन को ये कहता है, हम इस जगह पर एक ऑर्फनेज खोलने वाले हैं, क्या आप हमारे इस काम में हेल्प कर सकते हो? एंड यहाँ पर शायाका इस बात से काफी नाराज होती है कि मास्टर ओगाटा ने गाय को यहाँ से जाने दिया, गाय के पास बस दो ही चॉइस है, यहाँ तो यहाँ पर आ जाए या अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाए। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर शायाका एक जंगल के अंदर खो जाता है और यहाँ पर एक वुल्फ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन गाय सही टाइम पर आकर उसको बचा लेती है, पर इससे गाय का हाथ काफी इंजर्ड हो जाता है। और फिर अगले सीन में हम दोबारा से शिन को देखते हैं, जो कि उन्हीं बंदों के साथ इस जगह को देखने के लिए आता है, लेकिन ये बंदे आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद शिन एक ड्राइंग बनाता है और ये डिसाइड करता है कि इस जगह पर बूढ़े लोगों के साथ साथ बच्चे भी रहेंगे, यानी कि ओल्ड एज होम के साथ साथ ऑर्फनेज। जिसके बाद ये डील साइन हो जाती है। एंड फिर हम सायाका को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ गप्पे लगा रही होती है और उसकी एक फ्रेंड ये बोलती है, चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। एंड सायाका हिचकिचाते हुए उसे मना कर देती है, लेकिन बाद में वो भी
भी मान जाती है। एंड फिर अगले सीन में हम दोबारा से उसी ठाड़की बुड्ढे को देखते हैं जिसके सामने एक बंदा बैठा हुआ होता है। इसका नाम है काजुमो और वो ये कहता है कि मैं कभी भी शाशी डाओ ज्वाइन नहीं करूंगा और हम बासुमा को मारने के लिए अपनी बॉडी के इस्तेमाल करेंगे, ना कि किसी वेपन का। और यहाँ पर काजुमो उसी कंपनी के बारे में ही बातें कर रहे होता है जिसके अंदर गाय और ऐसे जो काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बच्चा है जिसका नाम है गाय और उसके पास शिर्यू की पावर्स है और शिर्यू उसके हाथ में है। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं उस लड़के से एक बार मिलना चाहूंगा। और फिर अगले सीन में हमें इचिजो और गाय को दिखाया जाता है जहाँ पर इचिजो उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने क्या डिसाइड किया, क्या तुम अपनी पावर से किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो? लेकिन मेरे पास तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसको मैं बचाना चाहता हूँ। सुनो गाय, हमें अपने पावर्स को सही कामों के लिए इस्तेमाल करना है क्योंकि अगर तुम एक बार बासुमा बन गए तो तुम्हें मारना ही होगा। जिसके बाद इचिजो उसे अपनी एक बैक स्टोरी सुनाता है जब वो आर्मी के अंदर काम किया करता था और उन्हें एक मिशन मिला था द सर्जिकल स्ट्राइक का। लेकिन जैसे ये सारे अंदर जाते हैं तभी एक ग्रेनेड की वजह से इन सभी की हालत काफी गंदी हो जाती है और इचिजो को ऐसा लगता है कि ये उसका आखिरी दिन है और अब वो मरने वाला है। और जैसे उसकी आंखें बंद होने वाली होती हैं तभी अचानक उसे एक आवाज आती है कि तुम मुझे उठा लो तो तुम इन सभी को मार सकते हो और जिंदा हो सकते हो। एंड ये आवाज एक बासुमा की होती है और जैसे इचिजो इस वेपन को उठाता है तो वो दोबारा से खड़ा हो जाता है। एंड जब ये लोग उसके ऊपर फायर करने वाले होते हैं तभी अचानक इचिजो अपने चक्रम का इस्तेमाल करता है और सामने खड़े सारे के सारे बंदे को एक ही झटके में मौत की नींद सुला देता है। एंड यहाँ पर वो गाय को भी ये बातें बता रही होती है कि अगर तुम एक बासुमा बन गए तो दोबारा से इंसान नहीं बन सकते। और फिर हमें दोबारा से शिन को दिखाया जाता है जो कि एक फॉर्म के ऊपर सभी के साइन करवा रहा होता है और ये फॉर्म लोगों की हेल्प के लिए है और इसके ऊपर सभी की साइन चाहिए। और तभी अचानक उसकी मुलाकात सायाका से होती है और वो उससे कहता है प्लीज तुम इसके ऊपर साइन कर दो और वो इसके ऊपर साइन कर देती है। एंड ये उसे थैंक्स बोलता है। एंड जैसे ही सायाका थोड़ी आगे जाती है तो दो सपरी नल्ले उसे परेशान करना शुरू कर देती है एंड उसकी हेल्प करने के लिए शिन यहाँ पर आ जाती है। लेकिन वो आते ही एक ही डायलॉग मारता है, अरे ओए तुम इसे परेशान क्यों कर रहे हो, इससे अच्छा तुम इसके ऊपर साइन कर दो। पर ये सुनने के बाद ये दोनों सफरी काफी गुस्से हो जाते हैं एंड शिन को कुत्तों की तरह मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन शिन को जरा सा भी गुस्सा नहीं आता और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बंदा अपने शरीर को बाहर निकल लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। एंड ये बंदे मार मार कर शिन की हालत काफी गंदी कर देते हैं। एंड यहाँ पर शिन वायलेंस के काफी खिलाफ है और इतना ज्यादा पीटने के बाद शिन बेहोश हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो ये नोटिस करता है कि सायाका उसके सामने बैठी हुई है और वो उससे माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। अरे ऐसा कुछ नहीं और इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। और जब ये दोनों सफरी आगे जा रहे होते हैं तभी इनके सामने मिडोरिका आ जाती है जिसको देखकर इन दोनों के मुंह से लाल टपकना शुरू हो जाते हैं। अरे वाह क्या चीज है, चलो एक काम करते हैं, इससे बात करते हैं। एंड जब ये दोनों उसका मजा लेने के लिए जाते हैं तभी अचानक मिडोरिका अपने पेट में से अपने शॉट को निकलता है और इन दोनों में से एक के मजे ले लेती है एंड उसे जान से मार देती है। तुम सारे सच में काफी कमजोर और यूजलेस हो। और तभी अचानक उसकी नजर सायाका और शिन पर जाती है। आखिरकार तुम दोनों कौन हो और मैं तुम दोनों को भी जान से मार दूंगी। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर गाय की एंट्री होती है। मेरे दोस्तों से दूर रहो या तुम, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। और यहीं से हमारा सीन चेंज होता है एंड फिर हम जोल्ट गुइन और इचिजो को देखते हैं जो कि एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। सुनो इचिजो, तुम मुझे इज्जत देना शुरू कर दो क्योंकि मेरी ताकत काफी बढ़ चुकी है। क्या कहा? इज्जत? और तुम्हें कभी भी नहीं। मेरे साथ एक फाइट तो करो और सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन कितना ताकतवर है। हाँ मैं तुमसे फाइट करना तो चाहता हूँ लेकिन आज नहीं, किसी और दिन। और ये बोलने के बाद जोल्ट गुइन यहाँ से चला जाता है। यानी कि बहुत जल्दी इचिजो और ताकुमा की एक काफी भयंकर फाइट होने वाली है। और तभी अचानक इचिजो ये नोटिस करता है कि उसका एक हाथ पैरालाइज होना शुरू हो जाता है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? एंड यहाँ पर मिडोरिका गाय की बैंड बजा रही होती है एंड उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक्स कर रही होती है। तुम काफी कमजोर हो। लेकिन भाई ये सुनने के बाद गाय को गुस्सा आना शुरू हो जाता है एंड उसके अंदर का शरीर जाग जाता है जिसके बाद वो अपने आप को एक शॉट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेती है। एंड ये देखकर मिडोरिका उसके ऊपर अपनी फायर का इस्तेमाल करती है। लेकिन गाय ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली होती एंड वो मिडोरिका को डैमेज दे देता है। तुम अब मुझे काफी ज्यादा इरिटेट कर रहे हो। लेकिन उसके अंदर ही अंदर फाट रही होती है जिसके बाद मिडोरिका यहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी सायाका ये नोटिस करती है कि गाय के हाथ में एक काफी गहरा कट लगा होता है जिसको देखकर उसे अपना फर्स्ट याद आ जाता है। जिसके बाद वो गाय से कहती है, सुनो गाय अब घर चलते हैं। लेकिन गाय इसको मना कर देती है, तुम्हारे और मेरे रास्ते आप काफी अलग हो चुके हैं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। और यहीं से हमारा सीन कट हो जाता है एंड अगले सीन में हम शिन को देखते हैं जिसने सायाका के स्कूल को ज्वाइन कर लिया है एंड साथ ही में उसके क्लासरूम को भी। जिसके बाद कायोका अपने साथियों के साथ मिलकर मार्कस के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बाहर निकल रही होती है। एंड तभी उनके सामने ये बात आती है कि मार्कस की पहली गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसने
उसने किसी और के साथ शादी कर ली। एंड सारा का सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद वो यहाँ पर एक लड़की को फेस सर्जरी देना शुरू कर देते हैं एंड इसे मार्कस की गर्लफ्रेंड की तरह बना देते हैं। एंड फिर हम मार्कस को देखते हैं जिसकी बॉडी पहले से भी काफी ज्यादा रिकवर हो चुकी है। जिसके बाद ये लड़की मार्कस से मिलने के लिए आती है, लेकिन मार्कस नोई की कुयत करके काफी ज्यादा रोना शुरू कर देती है एंड ये उसे गले से लगा लेती है। जिसके बाद हम इचिजो और गाय को देखते हैं जो कि शिशुडाई की तरफ जा रहे होते हैं एंड ये वहाँ बस पहुंचने वाले हैं। एंड यहाँ पर शिन भी क्लासरूम के अंदर आ चुका है। जिसके बाद वो सभी के सामने अपना इंट्रोडक्शन देती है एंड सारे लोग उससे मिलकर काफी खुश होते हैं। लेकिन जैसे शिन क्लास से बाहर जाते हैं तो कुछ बच्चे उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं और उसका वॉलेट निकल लेते हैं। लेकिन तभी शायाका यहाँ पर आ जाती है एंड वो उनसे ये पर्स लेकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि टीचर प्लीज यहाँ पर आ जाइए, ये लोग शिन को परेशान कर रहे हैं। एंड इसी तरह से ये उसे बचा लेता है एंड फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं एंड एक दूसरे को देखकर एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं। लेकिन कायोका इचिजो के ऊपर काफी गुस्सा कर रही होती है। आखिरकार तुम इतने टाइम से कहाँ थे और तुमने मेरे मैसेज क्यों नहीं देखे? मैं थोड़ा बिजी था, लेकिन अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। एंड इन सभी के बीच में गाय भी होता है जो कि ये सारा कुछ देख रहा होता है। एंड इस बार इचिजो कोल्ड स्लीप में जाने से मना कर देती है क्योंकि मुझे काफी सारे काम है और मुझे जॉल्ट गोइन से भी लड़ना है और साथ ही में तुम्हारी डैड को भी वापस लाना है। एंड फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिससे ये बात साफ हो जाती है कि कायोका के डैड कोई और नहीं बल्कि जॉल्ट गोइन है। और जब कायोका अपने बॉसेस के साथ बात करने के लिए जाती है तो वो ये बताती है कि तुम टेंशन मत लो, हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जिससे हम जॉल्ट गोइन को एक ही बार में खत्म कर देंगे एंड तुम्हारे डैड को वापस ले आएंगे। लेकिन कायोका ये सारी बातें सुनकर काफी हैरान होती है क्योंकि उसके डैड के पास जॉल्ट गोइन के पावर्स हैं और ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे उन्हें हराया जा सकता है। एंड यहाँ पर इचिजो गाय को ये समझाता है कि जब हम दोनों बासुमा बन जाएंगे तो हमारे अंदर के जो वेपन्स है यानी कि मेरा चक्रम और तुम्हारे स्वॉर्ड, वो सारे वेपन्स यहीं पर रखे जाएंगे। और ये तो सच है कि हम सारे एक दिन बासुमा जरूर बनेंगे। जिसके बाद इन दोनों की मुलाकात मार्कस से होती है एंड मार्कस गाय को थैंक्स बोलता है, थैंक्स यार मुझे यहाँ पर लाने के लिए एंड ये लोग काफी अच्छे हैं तो तुम यहाँ पर आराम से रह सकते हो। एंड फिर अगले सीन में हम सायाका को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है और यहाँ पर शिन भी उसके ऊपर नजर रख रहा होता है यानी कि ये उसे फॉलो करने लगता है। एंड जब सायाका पेंटिंग क्लास के अंदर होती है तो शिन भी इस क्लास को ज्वाइन कर लेती है एंड ये देखकर सारे की सारी लड़कियां उसके ऊपर लट्टू हो जाती है। एंड वो अंदर आते ही सायाका की एक काफी सुंदर ड्राइंग बना देता है। एंड फिर अगले सीन में हम ताकुमा को देखते हैं जो कि चारों ओर डिस्ट्रक्शन कर रहा होता है एंड ये कहता है मुझे और ज्यादा काली शक्तियां चाहिए और ऐसा कौन है जो कि मेरा मुकाबला कर सके। जिसके बाद यहाँ पर शोशिडाई कंपनी के एंटी मेगा आ जाते हैं और वो आते ही ताकुमा के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। एंड ताकुमा भी अपनी डार्क एनर्जी की इस्तेमाल कर रहा होता है लेकिन ये एंटी मेगा उसकी पावर्स को आराम से झेल लेते हैं। एंड ये फाइट धीरे धीरे करके इंटेंस होनी शुरू हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इससे हरा सकते हो? जिसके बाद एंटी मेगा एक साथ मिलकर जॉल्ट गोइन के ऊपर अटैक कर देते हैं। एंड ये सारा नजारा कायोका भी देख रही होती है। मेरे डैड इन सभी से काफी स्ट्रॉन्ग है और उन्हें हराना इतना भी आसान नहीं है। जिसके बाद जॉल्ट गोइन इन सारे एंटी मेगास को काफी आराम से मार रहा होता है। इन्हें मारना काफी आसान है, ये तो मेरा वार्म अप भी नहीं है। एंड कायोका ये सारा कुछ देखने के बाद इचिजो से कहता है क्या तुम मेरे डैड से सच में लड़ने वाले हो? क्या तुम्हें इसके ऊपर कोई शक है? प्लीज मेरे डैड को वापस ले आओ। जिसके बाद हमें ताकुमा का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो पॉजेस नहीं था और वो एक मिशन पे जा रहा होता है। एंड कायोका उन्हें वहाँ जाने से मना करती है, प्लीज डैड वहाँ पर मत जाओ, मुझे आपकी काफी याद आएगी। और ये उन्हें रोकने की काफी कोशिश करती है पर वो चले जाते हैं। एंड दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जॉल्ट गोइन ने सारे के सारे एंटी मेगास को धूल चटा दी है। एंड तभी यहाँ पर एंट्री होती है इचिजो और गाय की। हे ताकुमा क्या हाल है? एंड फाइनली हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ ही गए और मैं जानता हूँ कि तुम काफी परेशान हो लेकिन मैं तुम्हारे अंदर के डायमंड को आज बाहर निकाल दूंगा। ओह इचिजो आखिरकार तुम मुझसे लड़ने के लिए आ ही गए तो फाइनली अब हम लड़ सकते हैं। एंड ये सुनकर इचिजो को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी फॉर्म को एक्टिवेट कर लेती है। एंड फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर इचिजो गाय को ये समझाती है कि अगर मैं बासुमा बन गया तो मैं काफी इविल बन जाऊंगा, तो प्लीज तुम एक काम करना, मुझे जान से मार देना। एंड फिर हम दोबारा से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर इचिजो और गाय जॉल्ट गोइन के ऊपर अटैक कर देते हैं लेकिन जॉल्ट गोइन की डार्क पावर काफी खतरनाक होती है। इचिजो कहता है गाय तुम पीछे हट जाओ, इसके साथ मैं लड़ने वाला हूँ। जिसके बाद हमें दोबारा से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हम ताकुमा और इचिजो को एक साथ देखते हैं। एंड यहाँ पर इन दोनों के बीच एक डील होती है। ताकुमा कहता है अगर मैं कभी भी एक बासुमा बना तो तुम मुझे जान से मार देना और तुम ये काम कभी भी कर सकते हो। लेकिन ताकुमा को एक भी पुरानी बातें याद नहीं होती, उसके ऊपर तो बस लड़ने का भूत सवार होता है। एंड वो एक के बाद एक इचिजो के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है और इचिजो लड़ते हुए उसे समझाने की काफी कोशिशें कर रहा होता है। प्लीज याद करो तुम्हारी एक बेटी भी थी, तुम उसे कैसे भूल सकते हो? एंड फिर देखते ही देखते इचिजो ताकुमा के ऊपर भारी पड़ना शुरू हो जाती है एंड उसका चक्राम ताकुमा को पकड़ लेती है और एक टाइम तो ऐसा आता है कि वो ताकुमा को मारने ही वाला होता है। गुड बाय जॉल्ट गोइन। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि इचिजो धीरे धीरे पोजेस होना शुरू हो जाती है एंड उसके अंदर का बासुमा अब धीरे धीरे बाहर आने लगती है और उसका
चक्रम भी टूट जाता है। एंड तभी जॉल्ट गुइन ये कहता है, फाइनली तुम एक बुसुमा बनने वाले हो और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अपने पूरे पोटेंशियल के साथ मुझसे फाइट करो। और इचिजो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि जॉल्ट गुइन अचानक से बासुमा के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका है। क्या ये बासुमा भी बन सकता है? एंड जैसे ही वो इचिजो के ऊपर अटैक करता है तभी गाय बीच में आकर उसको रोक देती है। एंड अब गाय और इचिजो एक साथ मिलकर जॉल्ट गुइन के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। एंड वो धीरे धीरे करके उसके ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। एंड जॉल्ट गुइन कहते हैं वो एरा अब आने वाला है, यानी कि बासुमा जस्की। और तभी हम ये देखते हैं कि इचिजो दोबारा से उसे अपने चक्रम के अंदर फंसा लेता है। सुनो गाय, यही सही मौका है, तुम जाकर इसे मार दो। एंड जैसे ही गाय उसे मारने के लिए आगे जाता है तभी अचानक यहाँ पर बासुमा का गॉड आ जाता है, जिसके सामने गाय एक चींटी लग रही होती है और इसे देखकर गाय की फट रही होती है। जिसके बाद ये जॉल्ट गुइन के पास जाता है और इससे कहता है, क्या तुम वही जॉल्ट गुइन हो जो कि गुस्से के लिए जाना जाता है? तुम तो काफी कमजोर हो। एंड फिर अगले सीन में हम काजुमा को देखते हैं जो कि एक लड़की के साथ होता है और उससे ये पूछता है, आप अपने अंदर के बुसुमा को शांत कैसे करती हो? मैं हमेशा यहाँ पर नहाने के लिए आती हूँ जिससे मैं अपने आप को शांत रख सकती हूँ। और वो ये कहती है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। एंड दूसरी तरफ हम दोबारा से गाय को देखते हैं जो कि उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। एंड इचिजो भी ये बात जानती है कि वो बुरी तरह से इंजर्ड है एंड वो भी यहाँ से निकल नहीं सकता। एंड तभी अचानक हम देखते हैं कि गाय काफी अजीब बिहेव करना शुरू कर देती है। एंड वो ये कहता है कि मैं इसे जान से मार दूंगा। और उसके अंदर का शेरियो ये कहता है, मार दो इसे, मार दो इसे। मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी बहुत जल्दी एक बासुमा बनने वाले हो। एंड दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं जो कि एक कंपनी के अंदर स्पेस देने के लिए आते हैं। एंड यहाँ पर वो महात्मा गांधी का रेफरेंस देकर ये कहता है कि हम सभी को नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि लड़ाई करने के बाद बस ब्लड गिरता है और कुछ भी हासिल नहीं होता। यहाँ पर हमें दो सीन्स एक के बाद एक दिखाए जाते हैं, जिसमें एक तरफ शिन साहब के सामने स्पीच दे रहा होता है एंड दूसरी तरफ हम गाय को देखते हैं जो कि अब भी इस बासुमा के साथ लड़ रहा होता है। एंड फिर हम इचिजो को देखते हैं जो कि अपने चक्रम से गाय को रोकने की काफी कोशिशें करते हैं, लेकिन गाय के ऊपर इस बासुमा को मारने का भूत सवार हो जाता है। एंड इस तरफ शान सभी को बता रहा होता है, हमें शांत दिमाग से काम लेना चाहिए, तभी हम दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बना सकते हैं। और यहाँ पर इचिजो गाय को रोकता रोकता काफी थक जाता है। एंड ओ बासुमा ये कहता है कि पहले तुम आपस में लड़ लो, फिर ही देखते हैं कि कौन मुझसे लड़ता है। एंड फिर आखिरी बार इचिजो गाय को अपने चक्रम के अंदर फंसा लेता है। प्लीज गाय, इससे बाहर आ जाओ, तुम्हारे पास एक फैमिली है, तुम उसके लिए इससे बाहर आ सकते हो। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, यानी कि गाय इस चक्रम को तोड़ देता है एंड पूरी तरह से बासुमा के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड वो इचिजो को जान से मार देता है। थैंक्स गाय, तुमने काफी अच्छा किया। एंड ये करने के बाद गाय बेहोश हो जाता है। एंड इसी के साथ ही हमारा इस एनिमी का सीजन 1 खत्म हो जाता है। और टेंशन मत लो, इसका सीजन 2 भी ऑलरेडी कंप्लीट आ चुका है। तो अगर इस वीडियो में अच्छा रेस्पॉन्स आया तो मैं इसका सीजन 2 भी जल्दी से लाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।